Welcome everyone. Welcome to the new session of PYQ Research Program. सबसे पहले देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन था इस बार CDS 2026 में पूछा हुआ, ये हमारे लिए एक लेसन भी है और या फिर हम कहें कि UPSC अपनी कनिंगनेस दिखाने का एक अजीबोगरीब है ना, अटपटा सा एक प्रयास कर रहा है कि भाई वो वर्ड प्ले इस लेवल पे करने जा रहा है ना। लास्ट उसमें हमने बोथ 1 and 2 इसका डिस्कस किया था कि हाँ बिल्कुल देयर वाज ए PIB आर्टिकल जिसमें स्टेटमेंट 1 तो क्लियरली लिखी है, ये कॉपी पेस्ट है, स्टेटमेंट 2 भी क्लियरली लिखी है, एज इट इज़ लिखी गई है, लेकिन उसमें लैंड टू लैब की जगह लैब टू लैंड लिखा हुआ है ना। लैंड टू लैब की जगह लैब टू लैंड ये लिखा हुआ है। हालांकि बहुत माइनर वर्ड प्ले इसे हम कहेंगे, और ठीक है, एक्सपेक्टेड है एक सिविल सर्वेंट से पढ़ना कि आप बहुत गौर से सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, उस हिसाब से ये ठीक है। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि भाई ठीक है, कोई एस्पिरेंट है, डिफेंस एस्पिरेंट है, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, वो किसी भी स्कीम को इस कदर रटेगा कि लैंड टू लैब है या लैब टू लैंड है। हालांकि कॉमन सेंस से ये लैब टू लैंड ही होना चाहिए, कॉमन सेंस से। लेकिन अगर उनकी फिलॉसफी ये है कि भाई कोई आदमी आकर के इस कदर चीज़ों को रटेगा, तो आई एम सॉरी है ना, ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये एक्सपेक्टेड नहीं होने चाहिए। खैर, कुछ एक ऐसे बाउंसर्स उनको भी डालने पड़ेंगे ही। हम पिछले सेशन में ये सब चीज़ें कवर कर चुके थे। UPSC ने इन सारे क्वेश्चंस पे स्पेशल फोकस इस बार किया है और यहाँ से आगे भी आपके लिए सवाल आ सकते हैं। पिछली वीडियो देखिए है ना। और ये CDS का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है CSC के लिए, 2-3 सवाल यहाँ से रिपीट होते हैं, राइट। एटलीस्ट हमें पता चलता है कि जो UPSC है, नंबर 1 आने वाले पेपर्स का उसका ट्रेंड क्या रहने वाला है, ये ट्रेंड सेटर एग्जाम होता है। नंबर 2 कि UPSC का इस साल किन किन स्कीम, किन किन योजनाओं, किन किन करंट अफेयर पे कितना फोकस रहने वाला है, तो ये हमें इस चीज़ का एक हिंट दे देता है, राइट। देखिए, ये अगला एक सवाल है और अगेन हम कॉमन सेंस से इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको DAY NRLM जाकर के पढ़ नहीं देना है, SVEP स्कीम जाकर के पढ़ नहीं देनी है ना। किसी को नहीं मालूम है, मुझे भी खुद मालूम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आप कॉमन सेंस से कैसे चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं कि स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ इज़ अ प्रोग्राम मेंट फॉर इम्प्रूविंग स्किल्स ऑफ रूरल यूथ इन डिफरेंट थीमेटिक एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर। ये देखिए, ये कैटेगरिकली एग्रीकल्चर की बात कर रहा है ना, कैटेगरिकली एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। तो हो सकता है कि ये गलत भी हो, हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये गलत भी हो, क्योंकि ऊपर स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ की बात की जा रही है, यहाँ कैटेगरिकली सिर्फ एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। तो हो सकता है ये गलत हो सकता है ना भी हो। तो इसे अभी स्टैंड बाय मोड में रखते हैं। ऐसी स्टेटमेंट को डाउटफुल कैटेगरी में आप रखिए और अगली में बढ़िए, क्योंकि आगे एम्पल ऑफ चांसेस है आपको एलिमिनेट करने के लिए। अभी 2 स्टेटमेंट है और है कि है ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन फोकसेस ऑन क्रिएटिंग इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन, SHG वुमेन। देखो, यहाँ से हमें ये बात पता चल गई, और ये तो सभी को मालूम है कि NRLM के तहत ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं वुमेन के। वो वुमेन 87% जो SHG है वो वुमेन लेड है, राइट। तो ये तो हम सभी जानते हैं। तो 2 फॉर श्योर सही होगा, D ऑप्शन नहीं हो सकता है, D यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो सकता है, 2 फॉर श्योर होगा। और आपको नीचे के ऑप्शन बता रहे हैं कि अगर 2 ठीक है ही तो मिनिमम 2 ऑप्शन ठीक है इसमें, क्योंकि नीचे 2 अकेले नहीं दिया गया है, ऑप्शन 2 अकेले नहीं दिया गया है। फिर स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इज मेंट फॉर क्रिएटिंग एनेबलिंग रूरल बिजनेस डेवलपमेंट इकोसिस्टम फॉर सपोर्टिंग ऑल वुमेन एक्सेप्ट फॉर दोज एंगेज्ड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखिए, ये अगेन पिछली वीडियो में भी आई थिंक हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। हाँ, ये सब क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर लिए थे। लेकिन अभी के लिए ये अगेन आप समझो कि तीसरी स्टेटमेंट तो सर्टेनली गलत होगी। ऊपर में डाउट था, तीसरी तो सर्टेनली गलत है। वो क्यों? क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन को अगर आप एक्सक्लूड कर देते हैं, अगर आप ये बोलो ना कि अगर कोई भी वुमेन चाहे कि राइट, या फिर अगर आप किसी भी दूसरी स्कीम पे ये अप्लाई करके देखिए कि अगर उज्ज्वला योजना का आपको बेनिफिट लेना है तो आपको किसी भी SHG ग्रुप का मेंबर नहीं बनना पड़ेगा। एक्सक्लूजन का ये क्राइटेरिया नंबर 1 जस्टिफाइड है क्या, नंबर 2 लीगल है क्या? आप एक एडवर्स ट्रीटमेंट कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ जस्ट बिकॉज ही और शी इज़ अ मेंबर ऑफ SHG।
तो आप है ना इसे लीगली भी बहुत ज़्यादा चैलेंज किया जा सकता है। कॉमन सेंस के ग्राउंड पे ये चीज़ आप अगर एलिमिनेट कर दो ऑप्शन 3, तो 1 और 2 सर्टेनली आपका सही आ जाता है। तो आपको हर चीज़ रटनी नहीं है, यहाँ से जस्ट आइडिया लेना है कि MCQ के अंदर आपका आंसर छुपा हुआ है। जैसे ये एक सवाल आप इसका आंसर देंगे, हाँ मैंने ये पिछले सेशन में भी, ये सब चीज़ें हम पिछले सेशन में देख चुके हैं आई थिंक। हाँ, योगा फॉर अर्थ हम देख चुके हैं कि ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ बना हुआ है, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी वगैरह, इन सब चीज़ों को हम देख चुके हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। अटल सेतु इज ऑल्सो नोन एज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इज इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, बिल्कुल सही बात है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज है, सी के ऊपर बना हुआ है ये, तो ये बात बिल्कुल सही है। द चेनाब ब्रिज इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके बारे में आप सबने बहुत ज़्यादा सुना होगा, इंडियन रेलवे का बनाया गया है, इंजीनियरिंग मार्वल है एक, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, इसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है। ये है आपका चेनाब ब्रिज, इसके ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, आर्क ब्रिज है ये, है ना। भूपेन हजारिका सेतु, अब अगर आपको इसका पता भी हो ना कि भूपेन हजारिका कौन है, कहाँ से ये संबंध रखते थे, इनका आसाम से क्या लेना देना है, तो आप लोहित, धनसरी, सुबनसरी, इन सारी आप बताएंगे। लोहित, धनसरी, सुबनसरी, ये जो रिवर्स है ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। आप मुझे ये भी बताएंगे कि कौन सी वो ऐसी नॉर्थ ईस्टर्न रिवर है जिसे दिहांग रिवर कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में, उस रिवर का नाम बताइए। यारलुंग सांगपो किसे कहते हैं, उस रिवर का नाम बताइए। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, हिंट मार सकते हैं कि हाँ ये सही है। लेकिन न्यू पंबन ब्रिज जो कि इतना फेमस ब्रिज है, अगर वो इसे कह रहा है कि ये एक आर्क ब्रिज है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि नहीं नहीं ये आर्क ब्रिज नहीं है, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा कवरेज हुआ न्यू पंबन ब्रिज पे। ये एक इस तरीके का वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। ये देखिए न्यू पंबन ब्रिज जो है ये एक वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, ऊपर नीचे ये दौड़ता है, ठीक है, ऊपर नीचे ये दौड़ेगा। और ये जो इधर पुल बना हुआ है ना, यहाँ से आप गाड़ियाँ भी ले जा सकते हैं, और नीचे से अगर कभी कश्तियों को जाना होगा इसके नीचे से, है ना, तो वो भी जा सकती है। उस टाइम ये ऊपर उठ जाएगा जब नीचे से कोई भी बोट वगैरह जानी हो या फिर कोई भी आपका कार्गो जाना हो, तो उस टाइम ये ऊपर उठ जाएगा। अदरवाइज ये रोड में तब्दील हो जाएगा। ये है ना एक तरीके का वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। तो ये आर्क ब्रिज नहीं है, आर्क ब्रिज कुछ ऐसा होता है। ये अगेन सिंपल सा एक सवाल था। इफ़ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, जो भी CAPF, CDS या CSC के लिए तैयार कर रहे हैं और उनकी तैयारी में अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ कोई कमी है, तो यू कैन ज्वाइन दिस कॉम्प्रिहेंसिव PYQ रिसर्च इनिशिएटिव। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज ग्रीन एनर्जी टारगेट आर करेक्ट। अगेन आपको इसमें कुछ भी नहीं जानना था, बहुत ज़्यादा चीज़ें एटलीस्ट नहीं जाननी थी आपको। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट में दिक्कत हो सकती है, कौन पढ़ता है ONGC का टारगेट क्या है, हो सकता है इसमें कोई दिक्कत हो, कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन ONGC ग्रीन एंड IIM नागपुर हैज साइंड MOU which aims at contributing to India's broader goal of achieving net zero by 2050। इंडिया का टारगेट क्या है, नेट जीरो बाय 2070। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, इसे आप एलिमिनेट कर दोगे ना अगर, तो या तो आप यहाँ बचोगे या यहाँ बचोगे। आंसर हालांकि नाइदर 1 नॉर 2 है, क्योंकि ये 30 गीगावाट भी नहीं है, ये 5 गीगावाट है ना, 10 गीगावाट भी नहीं है। 10 गीगावाट बहुत होता है, टारगेट इनका 5 गीगावाट है। हालांकि ये जानना अगेन जरूरी नहीं था, हमें नहीं जानना है ये। हमें जानने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो ये कि रिसेंटली हमारे जो INDC टारगेट्स हैं, इंडियाज़ नेशनली डिटरमाइंड इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो टारगेट्स हैं, वो अब अपडेट हुए हैं। पहले पंचामृत टारगेट थे, 5 अमृत टारगेट, उन्हें अब अपडेट कर दिया गया है। पहले टारगेट क्या था कि हम एमिशन इंटेंसिटी को 2005 के लेवल पे घटाएंगे, कितना करेंगे 45%। अब इसे इंक्रीज कर दिया गया है 47%। बट पहले ये घटाया जाना था बाय 2030, अब ये कर दिया गया है बाय 2035। सिंपल इतना सा चेंज, ईयर वगैरह उतने याद नहीं रखने हैं, एटलीस्ट ये पता हो कि हमारा टारगेट है कि 47% ऑफ GDP आपके एमिशन इंटेंसिटी हो। दूसरा कि इंडिया अब एम कर रहा है कि बाय 2035 अभी हमारे 50% ग्रीन एनर्जी एक्सीड हो गई है, हम 50% से ज़्यादा एनर्जी ग्रीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि 60% से ज़्यादा एनर्जी अब ग्रीन एनर्जी हो।
अभी हमारा टारगेट ये था कि 1 बिलियन टन का CO2 जो रिजर्व है, ट्री कवर है, वो हम, है ना, एक ग्रीन कवर क्रिएट करेंगे। और उसका लेवल क्या था? वो था 2021 लेवल पे, कि 2021 के लेवल पे, है ना, वहाँ से असेस करके हम फॉरेस्ट और ट्री कवर को 1 बिलियन टन हम ग्रीन कवर, है ना, वो क्रिएट करेंगे, कार्बन सिंक जो है क्रिएट किया जाएगा। लेकिन अब इसे इंक्रीज कर दिया गया है अराउंड 4 बिलियन टन के आसपास, 3.5 टू 4 बिलियन टन के आसपास, बट बाय 2035 फ्रॉम 2005 लेवल। और नेट जीरो एमिशन तो हमारा टारगेट है 2070 ही। आप मुझे बताएंगे 50/50 टारगेट, 50/50 टारगेट ये क्या चीज़ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब आते हैं PM मित्रा स्कीम पे, है ना। अब ऐसी स्कीम जब भी आए तो आपको एक टेक्निक याद रखनी है, मैचिंग, है ना, वर्ड की मैचिंग टेक्निक। मान लो अगर आपको PM मित्रा पता ना हो, मान लीजिए PM मित्रा आपको पता नहीं है, तो यहाँ नीचे मैच करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स गोल इज टू डेवलप एटलीस्ट 1 एनर्जी पार्क। यहाँ कहीं ई लिखा है, अगर ई नहीं लिखा है ना तो फॉर श्योर ये नहीं है भाई। एनर्जी तो होना ही चाहिए। अगर एनर्जी के लिए कोई स्कीम आ रही है तो या तो ऊर्जा होगा, यू होगा ही होगा, या ई होगा। ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। यहाँ ना तो यू है ना ई है, इसे साइड रखो। फॉर श्योर हमेशा सरकारी स्कीमें ऐसी ही होती है। जैसे PM कुसुम, किसान ऊर्जा, समझ रहे हो, कुसुम, तो ये कहीं ना कहीं आएगा, या यू आएगा या ई आएगा। इट एम्स एट डेवलपिंग इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स इन इंडिया। टेक्सटाइल, टी मैच तो हो रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ और भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, ये कुछ और भी हो सकता है। इट्स गोल इज टू ओपन एम्प्लॉयमेंट पार्क्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इट्स गोल इज टू डेवलप एम्प्लॉयमेंट पार्क्स। देखो, अगर एम्प्लॉयमेंट अगेन अगर रोजगार का होता, आर है यहाँ, है ना, नो डाउट, लेकिन एम्प्लॉयमेंट, है ना, कोई इस तरीके की अगर स्कीम होती तो आपको पता भी चल जाता। अगली बात ये भी है कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट वो है, सरकार कहीं ना कहीं बोलती कि हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए हमने ये काम किया। लेकिन फिर भी, है ना, हो सकता है यहाँ से आप इस टेक्निक का यूज़ करके, हो सकता है ये भी एक पॉसिबल ऑप्शन होता। इट एम्स एट ओपनिंग एग्रो पार्क्स इन इंडिया, एग्रीकल्चर। हालांकि इसमें ए है, अगेन लास्ट में ये एक ए इसमें दिया गया है ना। और अगर कोई दूसरी बात ये है कि अगर एग्रो पार्क्स के लिए ऐसी कोई अलग से स्कीम लाई गई होती, हालांकि ऐसी स्कीम है, ऐसी बात नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है वो इसी चीज़ से रिलेट कर रही है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर पार्क्स इंडिया में कोई एग्रो पार्क क्रिएट किया जाता, एग्रो पार्क, एग्रीकल्चर के लिए अलग से पार्क, कि भैया यहाँ टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यहाँ वर्टिकल फार्मिंग ही होगी, तो इसकी उस लेवल पे प्रचार भी होता, क्योंकि एक यूनिक स्टेप होता फार्मर एम्पावरमेंट के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें जोड़ तोड़ के आपने चलना है, और एटलीस्ट एक ऑप्शन तो आप इससे फॉर श्योर आप, है ना, हटा पा रहे हैं, ये आप मानिए। अब अगर आपको पता है कि हाँ, PM मित्रा स्कीम टेक्सटाइल के लिए है, तब तो बिल्कुल, है ना, वारे न्यारे है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। लेकिन अगर नहीं पता है तो एक टेक्निक आप ये भी अप्लाई करके देखिए, है ना, बाकी स्कीमें क्या रटनी। अब देखिए, अगेन ये एक सवाल था, बहुत ही ज़्यादा, है ना, दिमाग लगा करके बनाया गया सवाल था, और जो बहुत एक्टिव रीडिंग करते हैं उन्हें इसका आंसर इजीली मिल भी जाता, कि DRDO एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी हैव साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दिसंबर 2025। रिसेंट कुछ हुआ है। इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस MOU एम्स टू फॉस्टर collaboration in the areas of training and technology support for defense and internal security। देखो, दोनों डिफेंस से डील कर रही है, तो और क्या करेंगे इन्होंने। अगर MOU साइन किया होगा तो ये स्पेस रिसर्च पे मान लो किया, तो ये एग्रीकल्चर पे थोड़ी ना कुछ कर देंगे, है ना, है ना। ये पेट्रोल बनाने पे थोड़ी ना MOU करेंगे, इसी चीज़ पे करेंगे। ये जरूर इंक्लूडेड हो सकता है, कॉमन सेंस से आप ये सही कर सकते हैं। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और आम आदमी के लिए इसे एलिमिनेट करना ईजी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम यही जानते हैं कि यही सोचते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटियाँ होंगी वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही होगी। अब हमें ये बात पता चल गई कि इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। ये RRU इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस नहीं है, ये बात आप जानिए। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है BHU, JNU, 5-6 IIT है, उसमें IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IISc बेंगलुरु, ये सरकारी है ना। जियो यूनिवर्सिटी, 1-2 और यूनिवर्सिटियाँ थी, मैं उनका नाम भूल गया। आई थिंक 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ये मिले हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिलने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको अब इंक्रीज्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब आप अराउंड 30% जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनका इनटेक कर सकते हैं, अराउंड 20% ऑफ स्टाफ आप फॉरेन रख सकते हैं। ये इनको कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ से हमें ये जानना है कि भैया सारी यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत भी है। मॉस्पी के पास इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी वगैरह है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी एटसेट्रा है। तो एक ही इंस्टीट्यूट नहीं है जो डील कर रहा है, या एक ही डिपार्टमेंट नहीं है जो एजुकेशन से डील कर रहा है। आगे के लिए यहाँ से हमारी लर्निंग ये है, बाकी इससे हमने ज़्यादा कुछ नहीं जानना है ऐसे किसी भी MOU से, क्योंकि ये डिफेंस रिलेटेड एग्जाम था तो डिफेंस का पूछ लिया। अगली बात कि भैया हाँ, ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अपनी स्पीच दी। अब देखो, जो अपना PYQ रिसर्च प्रोग्राम है उसमें पिछले ही सेशन में हमने स्वामी विवेकानंद जी पे, या जितने भी इंडिया के स्कॉलर थे, एक ही सेशन में 1 घंटे में, सॉरी नॉट स्कॉलर्स, जितने भी इंडिया के सोशल रिफॉर्मर्स थे, एक ही घंटे में UPSC के द्वारा पूछे गए 60 से 70 MCQ प्लस सारी NCERT प्लस है ना राजे वहीर वगैरह अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज, 1 घंटे के अंदर हमने वो कवर किए थे। ऐसी ही चीज़ें आपको इस पूरे प्रोग्राम में मिलती है। इफ़ यू फील कि आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है इस साल के प्री के लिए, बाकियों के लिए, एंड हु एम आई टू टेल यू दिस, I have myself qualified this exam 4 times back to back with 110 plus marks usually, है ना, sometimes even 104 as well, इससे नीचे कभी नहीं। So अगर मैं कह रहा हूँ तो इसमें कुछ वैल्यूएबल कंटेंट ही होगा। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी पे हमने ऑलरेडी बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च ऊपर के सेशंस में की हुई है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा इन पे है ना नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी इस पे कवरेज हो चुकी है, और फिर से अगर चीज़ों को रिपीट करें तो अपना पूरा पेपर ही ख़त्म नहीं होगा। तो इन्होंने अपनी जो स्पीच शुरू की थी तो वो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से इन्होंने शुरू की थी। इट वॉज नॉट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मली सब लोग जानते हैं। आप मुझे बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद जी की जो ट्रिप थी US विजिट शिकागो तक की, वो किसने स्पॉन्सर की थी? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Who among the following was called by गांधी जी एज राजगुरु? बेसिकली उनके पॉलिटिकल मास्टर कौन थे गांधी के? हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ से हमें पता चल गया कि उन्होंने पॉलिटिकल मास्टर उन्हें कब अपनाया। 1915 में। गांधी जी भारत कब आए, तारीख सहित मुझे बताओ, और बताओ कि प्रवासी भारतीय दिवस कितने साल बाद, कितने टाइम बाद, कौन सी डेट को मनाया जाता है और उसका कारण क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी नहीं है, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी है। इन्होंने, महात्मा गोखले भी इसमें है ना अपनी, अगर पूछे कि महात्मा गोखले करके ये किसने पैम्पलेट लिखा, ये महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ है। धर्मात्मा गोखले, ठीक है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये किसने लिखा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब गोखले जी का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रहा है देश के फ्रीडम स्ट्रगल में। सबसे इंपॉर्टेंट योगदान ये था कि इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जैसी एक बड़ी सोसाइटी की रचना के बारे में सोचा। जो ऐसा हो, सवाल देखिए वो यहाँ से ये बनाएगा, पहला कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनी कब? 1905 में। ये वही साल था जब भारत में
स्वदेशी मूवमेंट चला, उस पर यूपीएससी ने इस साल इसमें सीडीएस में ऑलरेडी सवाल पूछे हैं, आगे हम देखेंगे। चला, और गोपाल कृष्ण गोखले ने उस दौर में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी खोली। इसका काम क्या था? सेल्फलेस सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन सर्विस रेंडर करना। सिंपल इसका काम इतना कर था, और वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फोल्ड से बाहर रह के। अगर वो ये बोले कि विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई गई थी, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। और इस पे ऑलरेडी एक सवाल तो उन्होंने पूछा हुआ है, हितवाद पे सवाल आया है कि हितवाद मैगजीन किसने शुरू की? ऑफिशियल जर्नल था ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का। सोशल सर्विस लीग किसने शुरू की? कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑलरेडी उन्होंने एच.एन. कुंजरू पे, हृदयनाथ कुंजरू पे एक सवाल पूछा हुआ था, है ना। अच्छा, सोशल सर्विस लीग का मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि एन.एम. जोशी जी, इन्होंने सोशल सर्विस लीग को फाउंड किया। एन.एम. जोशी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के ही मेंबर थे, है ना। लेकिन बॉय स्काउट एसोसिएशन किसने शुरू की? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप, ठीक है। बॉय स्काउट एसोसिएशन ये किसने शुरू की थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यूपीएससी का एक पीवाईक्यू है, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। स्काउट एंड गाइड, स्काउट्स, एनसीसी, ऐसी चीज़ों का जब भी नाम आए तो एच.एन. कुंजरू को याद रखना। एच.एन. कुंजरू डेफिनेटली इंडिया के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का वन ऑफ द मेंबर थे। वन ऑफ द 3 मेंबर्स एच.एन. कुंजरू थे, जिसके लीडर कौन थे कमेंट सेक्शन में बताइए, रिवीजन होगा आपका। एच.एन. कुंजरू इसके अलावा और क्या करते थे? जो भी इस तरीके के काम हुए हैं कि ठीक है, स्काउट एंड गाइड, एनसीसी, इंडिया में इनफैक्ट एनसीसी जिस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, है ना, बनाई गई, उसके चेयर एच.एन. कुंजरू थे। तो इस तरीके के जो भी काम आपको कभी भी फ्यूचर में लगेंगे ना कि हाँ सोशल सर्विस, है ना, एनसीसी, स्काउट्स, है ना, बॉय स्काउट्स एटसेट्रा, तो कहीं ना कहीं लिंक एच.एन. कुंजरू का उसमें आएगा। मैंने बताया कि स्वदेशी मूवमेंट पे यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पे सवाल पूछा हुआ है कि विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Swadeshi movement had its genesis in the anti-partition movement, which was started to oppose the British decision to partition the Bengal। बिल्कुल सही बात है। एक सवाल तो उन्होंने ये तक पूछ दिया था कि 16 अक्टूबर 1905 ये डेट क्यों फेमस है? 1905 या 1905 ये डेट क्यों फेमस है? एक बार ये पूछ लिया था कि 7 अगस्त 1905 ये डेट क्यों फेमस है? इन सारी चीज़ों पे उन्होंने सवाल पूछे हुए हैं ऑलरेडी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट का डिक्लेरेशन हुई थी कि वी विल लॉन्च अ स्वदेशी मूवमेंट। कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी डिक्लेरेशन हुई। 16 अक्टूबर 1905 को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मिनट, मुझे ये है ना श्योरिटी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पर पीवाईक्यू पूछा है ना। 16 अक्टूबर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का जो पार्टीशन है वो इफेक्ट में आया था। तो ये 2 डेट्स पे उन्होंने ऑलरेडी सवाल पूछा है, ये आप ध्यान में रखो। 7 अगस्त 1905 ऐसे फैक्ट होते हैं, कभी मेरे ध्यान में आते हैं फिर मैं खुद भूल जाता हूँ कई बार। तो हाँ, वॉज फॉर्मली प्रोक्लेम्ड एट कलकत्ता टाउन हॉल, बिल्कुल। तो ऐसे कई फैक्ट होते हैं, मैंने कभी मेरे ध्यान में आते हैं, है ना, पढ़ते पढ़ते यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आ जाते हैं, तो मुझे बीच में जस्ट टू मेक श्योर कि मैं सही बात बोल रहा हूँ, है ना, साथ में गूगल कर लेता हूँ कई बार अपने फ़ोन से। तो डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन ठीक है, आपको प्रॉपर फैक्ट मिल रहे हैं कि यस 16 अक्टूबर 1905 यूपीएससी पीवाईक्यू। क्यों ये सिग्निफिकेंट है? जो डिवीज़न है पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन, वो इस डेट पे इफेक्ट में आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था। 7 अगस्त 1905 क्या हुआ था? डिक्लेरेशन हुई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में कि भैया वी आर गोइंग टू लॉन्च स्वदेशी मूवमेंट। ये 2 डेटें आपको पता होनी चाहिए।
स्वदेशी मूवमेंट इसीलिए तो आया कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट के तौर पे ये लाया गया। दूसरा सवाल वो यहाँ से ये पूछेगा कि क्या इस स्वदेशी मूवमेंट में मुस्लिम का पार्टिसिपेशन बढ़ा था या घटा था? तो स्वदेशी मूवमेंट में मुस्लिम का पार्टिशन बहुत कम था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम था। क्यों? क्योंकि खिलाफत उसके साथ है ना, साइड बाय साइड चल रहा था। तो इसमें भी वो सवाल बना सकते थे। हालांकि फिर आप आगे देखेंगे कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मुकाबले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन धीमे से घट गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग वो अपने है ना थोड़ा टेंजेंट में आ गई थी, उसका इन्फ्लुएंस धीमे से बढ़ना शुरू हो गया था और कांग्रेस वाज स्लोली लूजिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन नॉट ओनली वन कम्युनिटी, इन मैनी अदर कम्युनिटीज एज वेल। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में आ रही थी, तो सिख फोल्ड में भी कांग्रेस का धीमे धीमे अपना इन्फ्लुएंस घटता जा रहा था। पठानों में कांग्रेस का इन्फ्लुएंस सिर्फ इसलिए था क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे। जैसे ही वो गए पठान है ना, उसके बाद तो खैर उसके बाद तो कहाँ ही रहेगा, लेकिन सिर्फ उनकी वजह से कांग्रेस में कांग्रेस का पठानों के बीच में इन्फ्लुएंस था। तो वेरियस कम्युनिटीज, नॉट जस्ट मुस्लिम कम्युनिटी, कांग्रेस का जो पकड़ है वो 1930s तक 1940s तक काफ़ी ढीली हो गई थी। तो इन पे भी वो सवाल पूछ सकते हैं कि कौन सी कम्युनिटी का कितना पार्टिसिपेशन था। स्वदेशी मूवमेंट में मुस्लिम पार्टिसिपेशन कम था। कारण क्या था? क्योंकि इसमें स्वदेशी मूवमेंट में बहुत सारे हिंदू रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे थे, लीडर्स हिंदू थे, कांग्रेस हिंदू डोमिनेटेड थे, तिलक जैसे लीडर्स थे। कभी शुरू भी करेंगे, उसमें राखी बांधने जैसी परंपरा इस मूवमेंट का हिस्सा थी। पूजन करने की परंपरा, आरतियां करने की परंपरा मूवमेंट का हिस्सा थी। कभी प्रभात फेरियां होती थी, उसमें आरतियां होती थी, मूवमेंट का हिस्सा थी। मुस्लिम पार्टिसिपेशन नेचुरली कम हुआ। अरबिंदो घोष वॉज इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट, बिल्कुल सही बात। जितने भी रेडिकल नेशनलिस्ट थे, अरबिंदो घोष, चापेकर ब्रदर्स, उनका तो चलो बाद में कांड हुआ ही हुआ है ना, और रश बिहारी बोस एटसेट्रा, इन सब का मानना ये था, तिलक जी, इनका सबका मानना ये था कि जो स्वदेशी मूवमेंट है ये बंगाल तक ही सीमित मत रखो, पूरे इंडिया में ये फैलना चाहिए। तो ये बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ से हमें ये बात जाननी है कि एटलीस्ट हमें पहली बात ये पता हो कि कांग्रेस में टाइम टू टाइम ब्रिटिश प्रेसिडेंट्स रहे हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। तो इसमें सिडनी वेब वगैरह आई थिंक आ गए, हेनरी कॉटन, ये सारे लोग। A.O. ह्यूम वॉज नॉट द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये जो है ना, हम क्या अभी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जो प्रेसिडेंट्स हैं, कौन कौन से जो प्रेसिडेंट्स हैं, है ना, कौन कौन से प्रेसिडेंट्स 1904 और 1908 के बीच में, स्वदेशी मूवमेंट के बीच में किस किस की प्रेसिडेंटशिप में क्या क्या स्टेप्स लिए गए, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे 1904 में इसलिए सिग्निफिकेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करते हैं, तब से लेकर के ये एक्टिव थे। 1905 का जो सेशन है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसे, है ना, जब उन्होंने सोशल सर्विस लीग शुरू की उसी टाइम पे उन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने प्रिजाइड किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे कौन प्रेसिडेंट थे? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। इन्हीं की प्रेसिडेंटशिप में जो है डिक्लेरेशन इशू हुई 7 अगस्त को 1905 में कि वी आर गोइंग टू लॉन्च ए स्वदेशी मूवमेंट। 1906 में क्या हुआ कि कांग्रेस में धीमे से दरार पड़ने की जो है ना, वो बू आने लगी कि यार रेडिकल फैक्शन ऑफ द कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन ऑफ द कांग्रेस एंड द मॉडरेट फैक्शन ऑफ द कांग्रेस, वो स्प्लिट हो सकते थे। फाइनल स्प्लिट सूरत में हुआ, लेकिन डिस्प्यूट्स काफ़ी बढ़ रहे थे। तो इंग्लैंड से दादा भाई नौरोजी को तीसरी बार प्रेसिडेंटशिप के लिए बुलाया गया। इससे पहले वो ऑलरेडी दूसरे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। पहले प्रेसिडेंट वोमेश चंद्र बनर्जी थे, दूसरे दादा भाई नौरोजी। और 1993-94 के आसपास दादा भाई नौरोजी फिर से प्रेसिडेंट बने। 1906 में फिर से उन्हें बुलाया गया
कि आप हम में सुलह करवाइए, और इनकी प्रेसिडेंटशिप में ही पहली बार स्वराज, है ना, पूर्ण स्वराज नहीं, स्वराज मेंशन किया गया एज ए गोल ऑफ कांग्रेस, बट स्वराज डिड नॉट मीन कंप्लीट इंडिपेंडेंस बैक देन। स्वराज का मतलब था सेल्फ रूल, अब वो एक्सप्लेन्ड नहीं था, इसकी एक्सप्लेनेशंस बाद में आई, लेकिन स्वराज पहली बार 1906 में मेंशन कर दिया गया, 1929 में नहीं। 1929 में क्या हुआ, किसकी प्रेसिडेंटशिप में वो और कहाँ पे कांग्रेस की मीटिंग हुई, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर आते हैं रश बिहारी घोष, है ना। अब इनके टाइम पे जो है सूरत स्प्लिट हुआ, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों अलग अलग हुए, ये रश बिहारी घोष जी के टाइम पे चीज़ें हुई। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि तिलक प्रेसिडेंट बने, लेकिन मॉडरेट्स ने रश बिहारी घोष का जो है ना, रश बिहारी बोस अलग है, घोष अलग है, तो उनका नाम सुझाया और ये 2 बार लगातार फिर प्रेसिडेंट भी रहे। विद रेफरेंस टू द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, देखो पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम से डायरेक्ट लाइन टू लाइन ये रिपीट है, जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है, मैंने इतना चीज़ आपको बताई हुई है इसके बारे में कि भैया ये ब्राह्मी में लिखी गई स्क्रिप्ट है और रुद्रदमन ने लिखी है। इसमें मेंशन किया गया है कि सुदर्शन लेक को सबसे पहले बनाया गया नॉट बाय अशोक बट बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी उससे आगे ये सवाल पूछ सकते हैं कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में किन किन के नाम मेंशन्ड है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मेंशन्ड है, अशोक मेंशन्ड है, अशोक का गवर्नर मेंशन्ड है, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर आई थिंक पुष्यभूति उनका कुछ नाम था, पुष्यगुप्त, है ना, पुष्यगुप्त, उनका इसमें नाम मेंशन्ड है, रुद्रदमन का नाम मेंशन्ड है। तो ये सब चीज़ें इसमें मेंशन्ड है, नाम तक भी आपसे वो पूछ सकते हैं किस किस का नाम मेंशन्ड है। तो स्क्रिप्ट इज एन इंस्क्रिप्शन इन खरोष्टी एंड लैंग्वेज इज प्राकृत, नहीं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट ब्राह्मी है, खरोष्टी नहीं है। खरोष्टी के बारे में हमने बताया, ये नॉर्थ वेस्ट में, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में चलती थी, बिल्कुल काबुल वाले, लाहौर वाले एरिया में। लाहौर तो इधर ही है, थोड़ा अफगानिस्तान की सीमा से सटे हुए एरिया में खरोष्टी चलती थी। हालांकि अशोकन इंस्क्रिप्शन का ही पार्ट था। इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वायर कॉल्ड सुदर्शन लेक, बिल्कुल सही बात है, रुद्रदमन ने करवाया। ये कौन से वंश से संबंध रखता था, आप मुझे बताएंगे। क्षत्रप सिस्टम किसने फॉर्मलाइज किया, इंट्रोड्यूस किसने किया, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा है, इंट्रोड्यूस किसने किया, कमेंट सेक्शन में बताओ। फॉर्मलाइज किसने किया या एक्सटेंसिवली किसने यूज किया, ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ। इट इज एन अनडेटेड इंस्क्रिप्शन, नहीं, डेट भी मेंशन्ड है इसमें डेट भी मेंशन्ड है। बताया गया है कि 150th जो शक एरा है ना, वर्ष है, उसका इसमें कुछ ऐसा मेंशन्ड है, इसमें डेट्स मेंशन्ड है, ऐसी बात नहीं है, ये इसकी खासियत है। डेट क्या है वो जानने की जरूरत नहीं है, 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। डेट्स जानने की जरूरत नहीं है, ये पता होना चाहिए कि क्या क्या मेंशन्ड है, राइट। बोअर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, बोअर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया है कि भैया ये क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ से ये बिलोंग करता है। एक्चुअली ये सेंट्रल एशियन एक मैन्युस्क्रिप्ट है, बहुत पुरानी ये मैन्युस्क्रिप्ट है, 5th-6th सेंचुरी एडी के आसपास की। ये मेडिसिन पे है, एंशिएंट इंडियन मेडिसिन पे, है ना, इसमें चीज़ें मेंशन की गई है। लेकिन हमें इधर बोअर मैन्युस्क्रिप्ट से भी ज़्यादा कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी है। बोगास कोई इंस्क्रिप्शन, अगर आप अगेन पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, मैंने आपको बार बार जोर दे के कहा है कि टर्की में, एनाटोलियन रीजन में, एनाटोलिया जो जो प्लेट्यू है, एनाटोलियन रीजन, उस प्लेट्यू के रीजन में टर्की में आपको मिलती है बोगास गई इंस्क्रिप्शन भी। इस इंस्क्रिप्शन में ये है बोगास कोई, ठीक है। यहाँ देखो शेर भी मिलता है, अशोक के जैसा शेर इसमें बनाया गया है। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है, उसमें वैदिक डीटीज मेंशन की गई है और ये वैदिक टाइम की इंस्क्रिप्शन है। तो इतना थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ, वैदिक डीटीज इंडिया से बाहर भी कहीं पे मेंशन की गई है। एक तो ऐसा सदगुरु को अभी लिंग मिल गया था उधर तुर्की में, इंडियन लिंगम, तो वो भी एक चीज़ है। दूसरी बात आप मुझे बताएंगे कि वेदों में, ऋग्वेद में कुबा रिवर कौन सी रिवर को कहा गया है, और वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो ऋग्वेद में लिखी गई रिवर्स की है, कौन सी रिवर है जो वेस्टर्न मोस्ट रिवर उसमें लिखी गई है, और गंगा का कितनी बार मेंशन आता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन का भी आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा गया है। चोल जो राजा थे, प्रांतक चोला, जब हम चोला एम्पायर को पढ़ रहे थे पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में, हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इन चीज़ों को देखा है। तो प्रांतक चोला जो है, उन्होंने उत्तर मेरूर का इंस्क्रिप्शन बनाया था, और इसमें उस टाइम का जो रूरल गवर्नेंस है, पंचायती राज गवर्नेंस, उसके बारे में मेंशन है। इसमें बताया गया है कि 30 ब्लॉक में एक पंचायत बंटी रहेगी, उन 30 के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। इस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इसमें बताई गई है। Who among the following was Indian member to be present, only Indian member to be present when Vernacular Press Act was passed? जितेंद्र महन, JM टैगोर, है ना, PM मुखर्जी, दिनशॉ पेतित, दादा भाई नरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये 1878 की बात है। इससे ठीक पहले दिल्ली दरबार लगाया गया था, और इससे ठीक पहले लॉर्ड लिटन ने ही, है ना, लॉर्ड लिटन के टाइम पे ही 1876 में एक रॉयल चार्टर एक्ट आता है। रॉयल चार्टर एक्ट, कहानी यहाँ से शुरू होती है। रॉयल चार्टर एक्ट के तहत क्वीन ऑफ इंग्लैंड को केसर हिंद की उपाधि दी जाती है, भारत की साम्राज्ञी की उपाधि। तो वो उपाधि दे दी जाती है। 1877 में उनके लिए इंडिया में एक दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये उस टाइम होता है जब इंडिया में फेमाइन चल रहा था। विरोध होता है इंडियन न्यूज़पेपर्स में भी, वेस्टर्न न्यूज़पेपर में भी इसका, है ना। और जो शिशिर कुमार घोष जी की मैगजीन थी, जिनका आप नाम मुझे बताएंगे, AB पत्रिका, तो वो AB पत्रिका में सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। इन्होंने एक एक्ट लाया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। हे भगवान, बहुत सीटियाँ बज रही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसमें ये बात लिखी गई कि जितने भी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज की, देसी लैंग्वेजेस की पत्रिकाएं हैं, उनमें जो भी छपेगा वो हमारी परमिशन से ही छपेगा। और ये सिर्फ देसी लैंग्वेजेस पे ही लागू होती थी। इसीलिए शिशिर कुमार घोष जी की मैगजीन भी वो बंद होने के बजाय उन्होंने अपनी मैगजीन इंग्लिश में कर दिया। तो ये, है ना, थोड़ा इसमें आइडिया हो। और ओनली इंडियन मेंबर टू बी प्रेजेंट वॉज JM टैगोर। ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा, है ना, आज ही नेक्स्ट सेशन भी अपलोड होगा, मे बी यूट्यूब में कल अपलोड हो। सो इफ़ यू लाइक दिस अप्रोच, देन कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए और PYQ रिसर्च प्रोग्राम में आप एनरोल कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, बाय।